हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज ही हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि एक बहुत ही शानदार और अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं अनसीन पैसेज, जो कि एक रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग कैपेसिटी का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि एनडीए एनए सीडीएस 2025 एक के लिए जो क्लास हो रही है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास का नंबर आप देख पा रहे हैं 53 नंबर की क्लास है। और पी वाई क्यूज़ मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनके बेस के ऊपर जो कॉम्प्रीहेंशन होता है उसकी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। हमारा जो प्लेलिस्ट है वो है एनडीए बैच 2025। इस प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिएगा। यहाँ पर हमने एक से लगाकर 52 वीडियोस अभी तक कर लिए हैं, और सारी जानकारी आपको एनडीए सीडीएस की देखने को मिल जाएगी। रीडिंग एबिलिटी का टॉपिक हमने उठाया है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हम कर रहे हैं। कहने का मतलब रीडिंग पावर बढ़ाओ। रीडिंग पावर बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग पावर अगर आपका होगा तो हम PQRS कंप्लीट कर पाएंगे। और इसी के साथ में हम ये हमारा जो अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन आता है पैसेज वाला, वो पैसेज वाला हम क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। साथ के साथ में जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा, PQRS हम कंप्लीट करा, पैसेज हम 1 से 50 कर रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट जो होगा सर वो होगा क्लोज टेस्ट का, तो हम क्लोज टेस्ट को भी कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। और ये तीनों की तीनों चीज़ें जो होगी वो रीडिंग एबिलिटी से बढ़ेंगी, रीडिंग पावर से बढ़ेगी। ठीक है, चलिए सर, मैं बात करना चाहूँगा 26 नंबर के पैसेज की। लेकिन सुनिए, 26 नंबर के पैसेज के बजाय एक बार हमने जो कल क्लास हुई थी जिसके अंदर मैंने आपको 24 पैसेज करवाए थे, है ना, 24 नंबर तक के पैसेज करवाए थे। ये ड्रियरी तक मैंने कर लिया था। तो 25 नंबर का पैसेज मैंने कहा था कि HW के अंदर आपको करना है, तो बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया। तो एक बार मैं इस पैसेज को करवा देता हूँ, जो कि एक बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा पैसेज है। रेडी हैं सब? जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी इस क्लास को, जो कि बहुत ही शानदार जानदार लेवल की ये क्लास होने वाली है, जिसके अंदर 25 नंबर का हम पैसेज करने जा रहे हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग लिखा हुआ आ रहा है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। आप देखते जाइए, एक एक पॉइंट को पढ़ना है आपको, है ना। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इट्स इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग, मतलब अगर मैं ब्रॉडेस्ट मीनिंग की बात करूँ, सबसे बड़े से बड़े मीनिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेल्फ जो डायरेक्टेड लर्निंग है वो वर्णन करती है, वो डिस्क्राइब करती है ए प्रोसेस। वो एक प्रोसेस बताती है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति टेक द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब शुरुआत करता है विद किसी के साथ में, या विदाउट किसी की हेल्प के बिना, किसी की हेल्प के बिना या किसी की हेल्प के साथ में शुरुआत करता है। उसके बाद में डायग्नोसिस करता है। मतलब डायग्नोसिस का मतलब हो गया एक तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लोर करता है, किसी चीज़ की एग्ज़ाम मतलब किसी चीज़ को जांचता है, डायग्नोस करता है। देयर लर्निंग, अपनी उनकी लर्निंग को, अपनी लर्निंग को वो डायग्नोस करता है। और फॉर्मूलेशन, जिन फॉर्मूलेशन को उसको नीड होती है, लर्निंग गोल्स को सीखने के लिए जिन फॉर्मूलेशंस की ज़रूरत होती है वो उनको पूरा करता है। आइडेंटिफाई करता है रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको पहचानने की कोशिश करता है लर्निंग के लिए। चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, चूज करता है, उसके बाद में इम्प्लीमेंट करता है लर्निंग को। स्ट्रेटेजीज लर्निंग स्ट्रेटेजीज को वो इम्प्लीमेंट करता है। इवेल्यूएटिंग का मतलब होता है कि वो क्या नाम, असेसमेंट करता है, वो मूल्यांकन करता है। इवेल्यूएटिंग लर्निंग करता है, आउटकम्स और उसके आउटकम्स प्राप्त करता है। दिस इज दिस इट इज़ दिस मतलब ये जो चीज़ है इट इज़ इम्पोर्टेंट है, और अटेन करने में इम्पोर्टेंट है, अटेन करने में न्यू नॉलेज, इजीली आसानी से हम नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, स्किलफुली प्राप्त कर लेते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, मतलब रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, किसी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य हो सकता है, मतलब कोई भी पुरुष या कोई भी महिला की, स्त्री की, इस महिला की लाइफ के लिए हो सकता है। व्हाट इज़ द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ नीड, क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो वन रीज़न इज़ दैट, एक रीज़न यह है कि देर इज़ कन्विंसिंग एविडेंस, देर इज़ कन्विंसिंग एविडेंस, एक कन्विंसिंग एविडेंस है दैट पीपल, जिसमें लोग, हु टेक द इनिशिएटिव इन लर्निंग, जो लर्निंग में इनिशिएटिव करते हैं, जो लर्निंग में शुरुआत करते हैं, लर्न वो सीखते हैं, मोर थिंग्स सीखते हैं, और लर्न बेटर अच्छा सीखते हैं, बजाय
उन लोगों के हु सिट एट द फीट ऑफ टीचर्स, जो टीचर्स के पैरों में पड़े रहते हैं, उनके बजाय अच्छा सीखते हैं जो टीचर्स के पैरों में पड़े रहते हैं पैसिवली होकर। एंड वेटिंग टू बी टॉट, और पढ़ाए जाने का वेट करते रहते हैं। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट, सेकेंड रीज़न ये भी है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज़ मोर इन ट्यून। मोर मतलब ज़्यादा ट्यूनिंग वाली होती है विद आर नेचुरल प्रोसेस, हमारी नेचुरल प्रोसेस के साथ में ट्यून करती रहती है, हमारी नेचुरल प्रोसेस के साथ में जुड़ी रहती है, हमारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी रहती है, और असेंशियल आस्पेक्ट भी है ऑफ मैच्योरिंग। मैच्योरिंग का असेंशियल आस्पेक्ट है, मैच्योर परिपक्वता का एक ज़रूरी तत्व भी है। और डेवलपिंग द एबिलिटी, और एबिलिटी हमारी डेवलप करती है टू टेक इंक्रीजिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, और हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को, इंक्रीजिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाते हैं ऑफ आर ऑन लाइव्स, हमारे जीवन के लिए, और बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ डायरेक्टेड, और हम सेल्फ डायरेक्टेड बन भी जाते हैं। द थर्ड रीज़न इज़ दैट, तीसरा रीज़न ये है कि मैनी ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स, मैनी ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स, बहुत सारे जो न्यू डेवलपमेंट्स है इन एजुकेशन के अंदर पुट ए हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन द लर्नर्स के ऊपर, और टेक ए गुड डील ऑफ इनिशिएटिव, और टेक ए गुड डील, और एक वो अच्छा डील करते हैं इनिशिएटिव इन देयर वॉन लर्निंग के अंदर, टू मीट द चैलेंजेस से मीट करना इन टूडेज इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट। टूडेज इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज़ मोस्ट असेंशियल, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। देखो आज मैं आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने आज कैमरा वगैरह सब ऑफ कर रखा है, क्योंकि आपको मैंने सुबह ही बता दिया था कि आज नेट की प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको दिखूँ ही। ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं, और हज़ारों क्या बहुत सारे लोग उनसे पढ़ते भी हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, आपको समझने से मतलब है, आपको सीखने से मतलब है। ये एक पैसेज था जो हमने पढ़ा, और इसको हमने करने की कोशिश की, बस नॉर्मली हमने समझा है। अब जैसे तुम्हें समझ में आता है वैसे ही मैंने पढ़ा है। अब तुमको कई स्पेलिंग्स मैंने यहाँ नहीं बताई, कई का मीनिंग भी मैंने नहीं बताया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को पूरा मीनिंग ही जानना है। बस एक बार हमने थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से कुछ कुछ पढ़ा, अब हम सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं ना। पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में एक इंडिविजुअल क्या करता है? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, उसकी मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में देख लीजिए, एक बार वापस इसको क्लीन करता हूँ। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में एक इंडिविजुअल क्या करता है? तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल टेक द इनिशिएटिव। क्या करता है वो? यहाँ से आंसर हो सकता है टेक द इनिशिएटिव with or without the help of others in diagnosing their learning needs, formulation learning goals, identifying resources for learning, and choosing the implementing learning strategies and evaluating learning outcomes। ऐसा ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, तो मतलब इसी से रिलेटेड कोई ना कोई हमारा आंसर होना चाहिए। चलो सर हम देखते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एक इंडिविजुअल क्या करता है? टेक इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, ये अभी पढ़ा अपन ने। पैसिव एंड वेट्स फॉर डायरेक्शंस, नहीं। इज हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, नहीं। डी ऑप्शन में लिखा हुआ टेक्स इनिशिएटिव विदाउट एन ऑब्जेक्टिव, तो सर हमारा यहाँ पे आंसर हो गया ए ऑप्शन, टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स। ठीक है, आ गया समझ में? इजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, देयर इज नीड ज़रूरी है फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ज़रूरी है क्योंकि, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ज़रूरी है क्योंकि, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्यों ज़रूरी है उसकी बात करेंगे। ठीक है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्यों ज़रूरी है? देखो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्यों ज़रूरी है, एक बार पढ़ लेते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्यों ज़रूरी है? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अटेन ए न्यू नॉलेज एंड इजीली स्किलफुली फॉर द रेस्ट ऑफ देयर हिज लाइफ। व्हाट इज़ नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट था। व्हाट इज़ नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इसका क्या कारण है ये हम सीख लेते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वन रीजन इज़ दैट देयर इज़ कन्विंसिंग एविडेंस दैट पीपल हु टेक इनिशिएटिव लर्निंग लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर देन पीपल हु सिट द फीट ऑफ टीचर्स पैसिवली वेटिंग टू द बी टॉट। द सेकंड रीजन इज दैट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोर इज ट्यून विद और नेचुरल प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एसेंशियल एस्पेक्ट एंड मैच्योरिंग इज डेवलपमेंट एबिलिटी एंड इंक्रीजिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ our own lives then become increasingly self-directed. Third is reason is that the new developments in the education heavy responsibility learners take a good deal of initiative. They want the
चैलेंजेस इन टुडेज इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत फास्ट मैंने पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि सर हमें ऑप्शन के माध्यम से ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखते हैं, इट इज़ लेस चैलेंजिंग, ये लेस चैलेंजिंग है नहीं। इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लर्न मोर थिंग्स, ये भी पढ़ा था अपन ने, लर्न मोर थिंग्स। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में हम क्या करते हैं? लर्न मोर थिंग्स, ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, और लर्न बेटर, और ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। शायद बी ऑप्शन हो सकता है। इट इज़ ए मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड की कोई बात ही नहीं हुई। इट इज़ ए मॉडर्न मेथड लर्निंग, ये भी बात नहीं हुई। इसका मतलब सर हमने इसको हटाकर तीन ऑप्शन हटाकर हमने सीख लिया कि बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर है बी। तीसरा, द मॉडर्न एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर। मॉडर्न एनवायरनमेंट क्या है? ऑथर के अनुसार मॉडर्न एनवायरनमेंट क्या है? ऑथर के अनुसार मॉडर्न एनवायरनमेंट क्या है? रेस्ट्रिक्टिव है, रुकावट का है, इंस्ट्रक्टिव है, इंस्ट्रक्शन करने का है, लेस डेवलपमेंट का है, कि इम्प्रैक्टिकेबल है? सर मॉडर्न तो प्रैक्टिकल ही है, इम्प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। लेस डेवलपमेंट, मॉडर्न में तो सर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होता है, तो ये भी गलत है। रेस्ट्रिक्टिव, सर मॉडर्न एनवायरनमेंट में रुकावटें नहीं है, इंस्ट्रक्टिव है, तो सर बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मॉडर्न एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मॉडर्न एनवायरनमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑथर मॉडर्न एनवायरनमेंट क्या है? तो सर मॉडर्न एनवायरनमेंट हमारा इंस्ट्रक्टिव है। मॉडर्न एनवायरनमेंट हमारा क्या है भैया? इंस्ट्रक्टिव है ना? जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा मॉडर्न एनवायरनमेंट हमारा क्या है। मॉडर्न एनवायरनमेंट हमारा इंस्ट्रक्टिव है। एक बार पैसेज को दोबारा से आप और पढ़ लीजिए, कहाँ लिखा हुआ है मॉडर्न एनवायरनमेंट, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। सारे बच्चे एक बार रीड करें तुरंत स्पीड के साथ में। समय दे रहा हूँ मैं आपको। शाबाश। अब आप थोड़ा सा पॉज करके स्कोर पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न एनवायरनमेंट में हमेशा बात किसकी हुई थी? इनिशिएटिव की, मतलब ठीक है, मतलब मॉडर्न एनवायरनमेंट क्या होता है? इंस्ट्रक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट एंड फाइनल है कि द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डायग्नोसिंग। डायग्नोस का मतलब क्या? सर्च करना होता है। डायग्नोस का मतलब क्या? एग्जामाइन करना होता है। डायग्नोस का मतलब क्या? आइडेंटिफाइंग होता है। डायग्नोस का मतलब क्या? कॉम्प्लिंग होता है। डस डायग्नोस का मतलब होता है आइडेंटिफाई, किसी चीज़ को पहचानना, किसी चीज़ को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सर हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी सर। ये कल का था जो हमने कंप्लीट किया। अभी हम 53 नंबर की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। पेसेज नंबर 26, पेसेज नंबर 26, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए जी। एजुकेशनल रिफॉर्म्स मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी अलोंग विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सर एजुकेशनल जो रिफॉर्म्स होते हैं, एजुकेशनल जो रिफॉर्म्स होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। साथ के साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, मतलब एजुकेशनल रिफॉर्म्स को भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और साथ के साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इफ़ बोथ आर परस्यूड साइमल्टेनियसली, अगर दोनों के दोनों एक साथ बढ़ते रहे, दोनों के दोनों एक साथ बढ़ते रहे, तो द कंट्री विल हेल्प फॉरवर्ड, लीप फॉरवर्ड। कंट्री क्या करेगी? लीप फॉरवर्ड, कंट्री की बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। एक पॉलिसी अनाउंसमेंट करती है ऑन दीज लाइंस के अंदर कि विल बी द बेस्ट गिफ्ट टू द पीपल, ये लोगों के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। टू द पीपल, ये पीपल के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। इंडियाज़ 15th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत के 50वें इंडिपेंडेंस डे के दिन यह एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट होगा, बेस्ट गिफ्ट होगा। स्कूल एजुकेशन कुड बी मेड कंपलसरी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इन रूरल एरिया, मतलब स्कूल की एजुकेशन को कंपलसरी करना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर, ग्रामीण और थोड़ा सा कम शहरी इलाकों में जो एजुकेशन है वो फ्री करना चाहिए। एंड सब्सिडीज्ड इन अर्बन एंड मेट्रोपोलियन एरियाज, और सब्सिडाइज्ड और अर्बन इन अर्बन एंड मेट्रोपोलियन एरियाज। मेट्रोपोलिटन एरियाज जो होते हैं, बड़े बड़े जो शहर होते हैं और जो अर्बन सिटीज़ जो होती है उनमें सब्सिडाइज करना चाहिए, थोड़ा कम पैसा लेकर उनको पढ़ाना चाहिए। इफ़ दिस पॉलिसी इज़ परस्यूड, अगर इस पॉलिसी को परस्यूड किया गया, इस पॉलिसी को अगर अपनाया गया, इस पॉलिसी को अगर लगाया गया, तो इंडियंस इन द फ्यूचर विल अक्वायर, इंडियंस जो है
फ्यूचर के अंदर अक्वायर कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे परसेप्शन, उनकी बौद्धिक क्षमता अक्वायर हो जाएगी, लिविंग जीने की क्षमता उनकी बढ़ जाएगी। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फेथ इन देयर एबिलिटीज़, और अपनी खुद की एबिलिटीज़ में उनको फेथ हो जाएगा। और लीडिंग टू करेक्टर डेवलपमेंट, और उनका करेक्टर है वो भी लीड करेगा, करेक्टर भी उनका बढ़ेगा। ऐसा कोई करके हमारा ये पैसेज था, बड़ा इजी पैसेज है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। हाउ शुड एजुकेशनल रिफॉर्म्स बी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स को कैसा होना चाहिए, और एजुकेशनल रिफॉर्म्स शुड बी, मतलब कुल मिलाकर एजुकेशनल रिफॉर्म्स को कैसा होना चाहिए, शुड बी गिवन प्रायोरिटी, उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, या गिवन प्रायोरिटी एलोंग विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी साथ के साथ बढ़ाना चाहिए। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, केवल इकोनॉमिक रिफॉर्म को बढ़ाना चाहिए, या परस्यूड साइमल्टेनियसली, या दोनों को साथ साथ बढ़ाना चाहिए। दोनों को किसको, तो सर यहाँ पे आएगा गिवन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, एलोंग विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। सर हमारे इस क्वेश्चन में बी आंसर हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन की। हाउ शुड एजुकेशन रिफॉर्म्स बी, एजुकेशन रिफॉर्म्स को कैसा होना चाहिए, और एजुकेशन रिफॉर्म्स शुड बी, एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसा होना चाहिए कि सर गिवन प्रायोरिटी अलोंग विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हाउ विल द कंट्री लीप फॉरवर्ड, कंट्री कैसे लीप फॉरवर्ड करेगी, देश कैसे लीप फॉरवर्ड करेगा। द कंट्री विल लीप फॉरवर्ड, मतलब दो प्रकार के क्वेश्चन है। हाउ विल द कंट्री लीप फॉरवर्ड, या द कंट्री विल लीप फॉरवर्ड, किस प्रकार से कंट्री आगे बढ़ेगी, कंट्री कैसे आगे बढ़ेगी। लीप फॉरवर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लीप फॉरवर्ड, कंट्री कैसे आगे बढ़ेगी। अगर हम इफ़ बोथ आर परस्यू साइमल्टेनियसली, अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली बढ़ाएंगे, अगर हम दोनों को कैसे बढ़ाएंगे, साइमल्टेनियसली बढ़ाएंगे, तो ये जो अपनी देश है ये लीप फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन होना चाहिए कि इफ़ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर परस्यूड साइमल्टेनियसली, एक साथ बढ़ाएंगे तो हमारी कंपनी, जो हमारा देश है वो लीप फॉरवर्ड करेगा। ए पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑन दीज लाइन्स विल बी द बेस्ट गिफ्ट टू द पीपल, बेस्ट गिफ्ट कब होगा, कब होगा बेस्ट गिफ्ट, ऑन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे पर बेस्ट गिफ्ट होगा, इंडियाज़ रिपब्लिक डे पर बेस्ट गिफ्ट होगा, ऑन टीचर्स डे पे होगा, या इन 15 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, या 50वें इंडिपेंडेंस पे होगा कि सर 50वें इंडिपेंडेंस पे ये बहुत ही बेस्ट गिफ्ट हमारे लिए होने वाला है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब थिंकिंग होती है, सोच होती है, एज यूज्ड इन द पैसेज टू बिकम अवेयर समथिंग थ्रू माइंड आइज एटसेट्रा, मतलब परसेप्शन का मतलब मैंने कहा सोच, मतलब अवेयर, अवेयर रहना थॉट, माइंड और आइज़ के द्वारा, रिसीव करना, मेथड लगाना, ऑब्जर्वेशन करना, कि सर परसेप्शन का मतलब है टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू माइंड, आइज एट्सेट्रा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, पेसेज नंबर 27। ए रिसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय साइंटिस्ट एट यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे, यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे कहता है कि स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर, कहता है किसके बारे में, स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर, जानवरों का जो अजीब सा बिहेवियर है, जानवरों का जो अजीब सा बिहेवियर है वो हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में, जानवरों का बिहेवियर प्रेडिक्ट करता है भविष्यवाणी करता है फ्यूचर अर्थक्वेक की, कि भाई साहब भूकंप आने वाला है। जानवरों के हाव भाव से हमें पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। इस चीज़ का पता हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भैया जो जानवर है वो मतलब अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, और ये व्यवहार ही प्रेडिक्ट करता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो फाउंड कर लेते हैं सच अकरेंसीज, इन घटनाओं को, ऐसी घटनाओं को फाउंड कर लेते हैं इन 10 किलोमीटर में। इन्वेस्टिगेटर्स 10 किलोमीटर की ऐसी घटनाओं को क्या कर लेते हैं, फाउंड कर लेते हैं, और रेडियस ऑफ द एपी सेंटर ऑफ ए फेयरली रिसेंट क्वेक, जो रिसेंट क्वेक आता है, जो रिसेंट भूकंप आता है, उसका एपी सेंटर के माध्यम से, उसकी रेडियस के माध्यम से 10 किलोमीटर की घटनाओं का पता चल जाता है। सम बर्ड्स स्क्रीच्ड, कुछ बर्ड्स चिल्लाने लगते हैं, फ्लू उड़ जाते हैं, वाइल्डली जंगलीपन की तरह उड़ जाते हैं, कुत्ते येल्प करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, और रेन अनकंट्रोलेबली, और भगने लगते हैं अनकंट्रोल होकर। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि एनिमल कैन परसीव, एनिमल परसीव कर लेते हैं, एनिमल को
कर सकते हैं, एनिमल परसीव कर सकते हैं इन एनवायरमेंटल चेंजेस को, ये जो पर्यावरण के जो परिवर्तन है इनको वो ग्रहण कर लेते हैं, परसीव कर लेते हैं। क्यों? एज अर्ली एज सेवरल डेज बिफोर, बहुत दिनों पहले ही जानवरों को पता चल जाता है कि भैया दुर्घटना होने वाली है, मिसशेप होने वाला है। क्या होने वाला है? मिसशेप होने वाला है। 1976 आफ्टर ऑब्जर्विंग द 1976 में आफ्टर ऑब्जर्विंग द एनिमल बिहेवियर, 1976 में एनिमल का बिहेवियर ऑब्जर्व करके पता चला कि चाइनीज़ वर एबल टू प्रेडिक्ट, कि चाइना ने एबल टू प्रेडिक्ट, उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया ए डिवास्टिंग, एक बहुत ही भयंकर ए डिवास्टिंग क्वेक के बारे में पहले ही उन्होंने सचेत कर दिया था। ऑल्दो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स है ना, हजारों के जो मतलब हजारों लोग है, पीपल है, वर किल्ड, मार दिए गए, मतलब मर गए थे। गवर्नमेंट वॉज एबल टू एविक्यूएट, गवर्नमेंट ने एबल टू एविक्यूएट कर लिया था मिलियंस ऑफ अदर लोगों को एविक्यूएट कर लिया था। दस कीप द डेथ टोल एट ए लोअर लेवल, और इस प्रकार से मृत्यु का लोअर लेवल हुआ, मृत्यु का लोअर लेवल हुआ। मतलब ऐसे क्या है, चाइना ने पता लगा लिया था, कुल मिलाकर क्या कर लिया था, पता लगा लिया था। इवेक्यूएट का मतलब होता है बेटा एक तरीके से किसी चीज़ को रिमूव कर देना, किसी चीज़ को क्या कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना, ठीक है। मतलब मिलियंस लोगों को उन्होंने हटा दिया था, वहाँ से भगा दिया था, और इस प्रकार से हजारों लोगों की जान भी उन्होंने बचाई। लो सर, चलो क्वेश्चन करते हैं। इफ साइंटिस्ट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट, अगर साइंटिस्ट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर दे, भविष्यवाणी कर दे अर्थक्वेक की, तो देयर विल बी, क्या होगा, फ्यूअर एनिमल गोइंग क्रेजी, कम जानवर पागल होंगे, ए लोअर डेथ रेट, लोग कम मरेंगे, फ्यूअर पीपल इवेक्यूएटेड, कम से कम लोगों को हटाया जाएगा, फ्यूअर एनवायरमेंटल चेंजेस, कुछ कम एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे, नहीं सर, लोअर डेथ, कम लोग मरेंगे। अगर पहले से पता चल जाए और हमारे साइंटिस्ट सही सही भविष्यवाणी कर दे अर्थक्वेक की, तो लोअर डेथ होगी, क्या होगी, लोअर डेथ होगी। व्हाट प्रेडिक्शन में बी मेड, कौन सा प्रेडिक्शन किया गया, व्हाट प्रेडिक्शन में बी मेड, कौन सा प्रेडिक्शन किया गया, बाय ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर के ऑब्जर्व, एनिमल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके कौन सा प्रेडिक्शन किया गया, एन इम्पेंडिंग अर्थक्वेक, आने वाला भूकंप, आने वाले भूकंप की प्रेडिकेशन की गई। नंबर ऑफ पीपल हु विल डाई, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, इसकी प्रेडिकेशन की गई। द 10 किलोमीटर रेडियस और एपी सेंटर, इसकी की गई, या इकोलॉजिकल कंडीशंस की गई, किसकी की गई है, किसकी की गई है, कि सर एन इम्पेंडिंग अर्थक्वेक, आने वाले भूकंप, आने वाले भूकंप की जो आने वाला जो भूकंप है, इम्पेंडिंग जो भूकंप है, उसकी प्रेडिकेशन कर दी जाती है, उसकी प्रेडिकेशन कर दी जाती है, ठीक है, उसकी उसकी प्रेडिकेशन कर दी जाती है, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट, अगला चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाउ कैन एनिमल परसीव दीज चेंजेस, मतलब एनिमल कैसे परसीव कर लेते हैं दीज चेंजेस को, इन परिवर्तनों को जानवर कैसे पहचान लेता है, जबकि ह्यूमन बींग्स कैन नॉट, जबकि ह्यूमन बींग्स नहीं पहचान पाते हैं। एनिमल्स आर स्मॉलर देन ह्यूमन बींग्स, एनिमल छोटे होते हैं मनुष्यों से। एनिमल हैव सर्टेन इंस्टिंक्ट, जानवरों में एक इंस्टिंक्ट्स पाई जाती है जो ह्यूमन बींग्स में नहीं पाई जाती। हाँ यही हो सकता है, और तो क्या। बाय रनिंग राउंड द हाउस, घर के चारों तरफ घूमते हैं, एंड दे कैन फील द वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन फील कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स डोंट नो वेयर टू लुक, और ह्यूमन बींग्स को पता नहीं होता है कि कहाँ देखना होता है। नहीं सर, एनिमल्स के पास में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो मनुष्यों के पास में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इन दिस पैसेज द वर्ड इवेक्यूएट का मतलब मैंने अभी अभी बताया था, रिमूव करना। इवेक्यूएट का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। इवेक्यूएट का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट 28 नंबर, चलिए सर 28 नंबर पढ़ते हैं। फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले कुछ सालों से, पास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले कुछ सालों से, साइंटिस्ट्स हैव इशूड, साइंटिस्ट ने इशू किया है ओमनियस वार्निंग, उन्होंने बहुत ही ओमनियस, है ना, शुभ अशुभ होती है ना, उसकी बात की जाती है। तो ओमनियस वार्निंग्स दी है अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में उन्होंने वार्निंग की है। ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट, पृथ्वी के क्लाइमेट के भविष्य के बारे में, पृथ्वी के क्लाइमेट के भविष्य के बारे में हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ओमनियस वार्निंग्स दी है। प्रेडिकेशंस ऑफ ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज, जो ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज अराइजिंग हो रहा है फ्रॉम द कंटिन्यूड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड फॉरेस्ट, लॉस ऑफ मैसिव स्केल कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड,
कहने का मतलब प्रेडिकेशन ऑफ ड्रामेटिक, प्रेडिकेशन मतलब भविष्यवाणी, ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज, बहुत भयंकर जो ग्लोबल चेंज आ रहा है, जो अराइजिंग हो रहा है, कंटिन्यू अराइजिंग हो रहा है, डंपिंग करने से, कूड़ा कचरा डालने से, किसका, इंडस्ट्रियल का कूड़ा कचरा, ये बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होता है उनका जो कचरा है वो कचरा डालने से, कंटिन्यू कचरा डालने से जो चेंजेज आ रहे हैं, है ना। बाय प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का जो कचरा है इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हमारे वातावरण के अंदर जो ये कचरा डाला जा रहा है, हमारे फॉरेस्ट को जो लॉस किया जा रहा है मैसिव स्केल के ऊपर, मैसिव स्केल बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े स्केल के ऊपर हमारे जंगलों को जो काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उन इन सब से कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर, इन सबको लॉन्गर कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता भाई। कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्ट, कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस, जो विज्ञान के जो एविडेंस है स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं कि वर्ल्ड क्लाइमेट पेटर, हमारा वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो पेटर्स हो रहा है। प्रीवियसली रिगार्डेड, पहले माना गया है एज रिलायबली स्टेबल, पहले स्टेबल था, कुड बी थ्रस्ट इनटू ए स्टेट ऑफ टर्मोइल, थ्रस्ट इनटू ए स्टेट ऑफ टर्मोइल, टर्मोइल के अंदर जा रहा है, मतलब बहुत बेकार स्थिति में जा रहा है। एमिशंस ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक गैसेज, एमिशन मतलब निकलना, ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक गैस जो निकल रही है वो इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है और बढ़ा रही है, इंक्रीजिंग कर रही है। हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण का, थ्रू ए फेनोमेनन, एक फेनोमेनन के माध्यम से जो जाना जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। द प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट्स, जो प्रोजेक्टेड है, द प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक डिसरप्शन, ये जो क्लाइमेटिक डिसरप्शन है संसार का, इसका जो इम्पैक्ट है वो ड्वार्फ मेनी ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जन्म देता है, पास्ट से ही जन्म देता आ रहा है। ऐसा ऐसा करके कोई पैसेज हमने पढ़ा है। चलो सर देखते हैं चीज़ों को क्या क्या किस किस तरीके से बात करते हैं है ना, किस किस चीज़ की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। चलिए सर देखते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी नो लॉन्गर बी इग्नोर, किस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, आया तो था, किस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बताइए किस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वी शुड नॉट बी इग्नोर, हमें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। नो लॉन्गर बी इग्नोर, कौन सी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रेडिकेशन ऑफ ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज अराइजिंग फ्रॉम द कंटिन्यूड डंपिंग इंडिविजुअल्स बाय प्रोडक्ट्स इनटू द एटमॉस्फेयर, फॉरेस्ट लॉस, मैसिव स्केल, इन सबको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो किस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, है किस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, प्रेडिकेशन को। प्रेडिकेशन ऑफ ड्रामेटिक मतलब ये प्रेडिकेशन आया है, मेन ये है प्रेडिकेशन ऑफ ड्रामेटिक ग्लोबल चेंजेस, है ना, ये इंडस्ट्रियल, ये प्रोडक्ट्स, ये एटमॉस्फेयर, ये मैसिव स्केल, इन सब की प्रेडिकेशन को हमें क्या नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखते हैं ऐसा कुछ इसमें बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन कि व्हाट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर, सर ड्रामेटिक एटमॉस्फेयर चेंज ये था, डंपिंग इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स ये भी था, प्रेडिकेशन ऑफ ग्लोबल चेंज ये भी था, मैसिव फॉरेस्ट लॉस ये भी था, बट इन सब का क्या प्रेडिकेशन, इन सब का क्या प्रेडिकेशन, बात क्या हो रही थी, प्रेडिकेशन ऑफ ड्रामेटिक एटमॉस्फेयर, प्रेडिकेशन ऑफ डंपिंग इंडस्ट्रियल, प्रेडिकेशन ऑफ मैसिव फॉरेस्ट लॉस, तो प्रेडिकेशन की बात यहाँ पे की जा रही थी। सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ओमनियस का मीन क्या है, ओमनियस का मतलब होता है फ्रीक्वेंट, डिटेल, क्लियर या इनऑस्पिशियस। मैंने कहा था शुभ अशुभ की बात की जाती है, तो शुभ अशुभ में हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे है प्रोजेक्टेड इन द लास्ट सेंटेंस मीन, लास्ट सेंटेंस में प्रोजेक्टेड का क्या मतलब है, लास्ट सेंटेंस में प्रोजेक्टेड का क्या मतलब है कि द प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक डिस्ट्रप्शन ड्वार्फ मेनी ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट। प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट, प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होगा, प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट का मतलब क्या होगा, मतलब आने वाला, प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक डिस्ट्रप्शन, इस संसार का जो क्लाइमेटिक डिस्ट्रप्शन है उसका प्रोजेक्टेड मतलब आने वाला। देखते हैं क्या हो सकता है। एप्रीहेंडेड, स्टेटेड, प्रपोज्ड या एक्सपेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब क्या हो गया एक्सपेक्टेड। देखो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, मतलब पैसेज करने के लिए वोकेब मस्ट है, वोकेब बढ़ाने के लिए और इन पैसेजेस की थीम को जोड़ने के लिए रीडिंग पावर,
है ना, रीडिंग पावर। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी एक तरीके से रीडिंग ही है, ये भी एक तरीके से क्या है, रीडिंग ही है। हमें इसी तरीके से रीडिंग करनी है, बस डेली रीडिंग करो। दिन के कम से कम 10 पेसेज पढ़ो यार, सिर्फ पढ़ो पढ़ो और हल्का हल्का समझने की कोशिश करो, बस रीडिंग करो, रीडिंग 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 रीडिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए फेनोमेनन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक फेनोमेनन है दैट इंक्रीज, जो क्या बढ़ाती है, मतलब हमें बताया जा रहा है ग्रीन हाउस का इफेक्ट जो है वो फेनोमेनन है। और ये ग्रीन हाउस क्या बढ़ाता है, एमिशन ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को बढ़ाता है, एमिशन ऑफ सिंथेटिक गैस, सिंथेटिक गैस को बढ़ाता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, या रिटेंशन ऑफ हीट, या क्या करता है सर, रिटेंशन ऑफ हीट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, रिटेंशन ऑफ हीट करता है। क्या करता है लाडलो, रिटेंशन ऑफ हीट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रिटेंशन ऑफ हीट करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए सर 29 नंबर के पैसेज को देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। छोटे छोटे पैसेज है, ज़्यादा बड़े है भी नहीं। मैनी पीपल फील, बहुत सारे लोग फील करते हैं, मैनी पीपल फील, बहुत सारे लोग फील करते हैं कि दे कम, मैनी पीपल, मैनी पीपल फील करते हैं, बहुत सारे लोग फील करते हैं कि दे कम अलाइव, वो आए हैं अलाइव, जीने के लिए। वैन, जब, आउट ऑफ डोर्स, जब वो बाहर निकलते हैं तो वो जीते हैं। परहैप्स इन कंट्री साइड, कंट्री साइड के अंदर, इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब ग्रामीण इलाका। दे आर अवेयर, पीपल जो है वो अवेयर है, अवेयर के साथ में ऑफ लगाया जाता है, दे आर अवेयर ऑफ, वो अवेयर है। प्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार की प्योरिटी से अवेयर है, जो अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ का संसार है, उस संसार की प्योरिटी से वो अवेयर है। दोज वंडरफुल, दोज ओसम साउंड ऑफ नेचर, ये जो नेचर का जो साउंड है, ओसम साउंड है, वंडरफुल साउंड है, इनसे इनसे वो क्या है, इनसे वो अवेयर है। सम फॉक, कुछ ग्रामीण लोग, कम अलाइव, आते हैं। वेन दे ट्राई टू कन्वे ए कैनवास, वो जो कन्वे मतलब करते हैं, एक कैनवास करते हैं। हाउ एवर इम्परफेक्टली कैनवास द ब्यूटी ऑफ ए सी स्केप, जैसे समुद्र की ब्यूटी है, लैंडस्केप की ब्यूटी है ना, इनको वो क्या करते हैं, कन्वे ऑन ए कैनवास, कैनवास पे उतारने की कोशिश करते हैं। फॉर अदर अगेन, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए दोबारा से, लाइफ बिकम्स, बन जाती है, एक्साइटिंग एंड इंटेंस, दूसरों के लिए लाइफ एक्साइटिंग बन जाती है, इंटेंस बन जाती है, जब एक्सप्रेस करते हैं देयर थॉट्स, वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं ऑन पेपर, पेपर के ऊपर, इन स्टोरी और इन प्रोजेज फॉर्म, प्रोजेज में, स्टोरीज में, पेपर में, जब वो इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, अपने अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं तब। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर है कि मैनी पीपल कम अलाइव, बहुत सारे लोग आते हैं इन प्योर वर्ल्ड, संसार में। व्हेन दे आर हेल्दी, होते हैं तब, या इन द मिड्स ऑफ नेचर में, या व्हेन ब्रीथिंग फ्रेश एयर, कब आते हैं। सर मैनी पीपल कम अलाइव, प्योरिटी की बात की गई थी ना, किसकी बात की गई थी, प्योरिटी की, ये रहा कि दे आर अवेयर ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी की। मैनी पीपल फील दे कम अलाइव व्हेन आउट ऑफ डूअर्स, परहैप्स इन कंट्री साइड दे आर अवेयर ऑफ द प्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। तो सर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मैनी पीपल कम अलाइव इन अ प्योर वर्ल्ड, मतलब इस कम अलाइव का मतलब बहुत सारे लोग कम अलाइव मतलब जन्म लेते हैं इन ए प्योर वर्ल्ड, इस प्योर संसार के अंदर, बाद में उसको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ है ना। व्हेन दे आर हेल्दी, जब वो हेल्दी होते हैं तब आते हैं, या इन द मिड्स ऑफ नेचर के बीच में आते हैं, या ब्रीदिंग फ्रेश एयर करते हैं। मैनी पीपल कम अलाइव इन ए प्योर वर्ल्ड, प्योर वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन, द पैसेज फोकस, ये पैसेज किसके बारे में फोकस करता है, ये इस पैसेज ने किसके बारे में कुछ बताया। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अलाइव, जीवित रहने के बारे में उन्होंने, इस पैसेज ने कुछ बताया है, जीवित रहने के बारे में इस पैसेज ने कुछ बताया, या सेल्फ एक्सप्रेशन एंड नेचर, एक तो सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में बताया है और नेचर के बारे में बताया। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण के अवेयरनेस के बारे में बताया है, या द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर, या लिटरेचर के बारे में बताया। तो सर यहाँ इसने बात की है सेल्फ एक्सप्रेशन, किसके बारे में बात की है, सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में बात की है, सेल्फ एक्सप्रेशन और नेचर, सेल्फ एक्सप्रेशन और नेचर के बारे में बात की है। ऑसम का मीन क्या है, ऑसम का मतलब बड़ा शानदार, बड़ा ही गजब, एस्टॉन्डिंग नहीं, के कोफेनस नहीं सर, अमेजिंग होता है, ऑसम का मतलब तो अमेजिंग होता है, ऑसम का मतलब अमेजिंग, ऑसम का मतलब क्या हो गया, अमेजिंग होता है, बड़ा ही शानदार होता है। द कंट्री साइड, जो कंट्री साइड है वो क्या ऑफर करती है, कंट्री साइड हमें हार्श साउंड के बारे में बताती है, कंट्री साइड हमें वर्चुअस वर्ल्ड,
गुणी संसार के बारे में बताती है। कंट्री साइड हमें लाइफ आउट ऑफ डोर्स के बारे में बताती है। कंट्री साइड हमें एन्जॉयमेंट ऑफ सीनिक ब्यूटी, एन्जॉयमेंट एंड सीनिक ब्यूटी किसके बारे में बताती है? कंट्री साइड सर ग्रामीण इलाका हमें सीनिक मतलब ये जो नेचुरल ब्यूटी होती है हमारी प्रकृति की जो मतलब जो नेचर की नेचुरल ब्यूटी होती है उसके एन्जॉयमेंट के बारे में हमें बताती है। तो ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन्जॉयमेंट ऑफ सीनिक ब्यूटी, एन्जॉयमेंट ऑफ सीनिक ब्यूटी। लास्ट एंड फाइनल पेसेज नंबर 30 की मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा आपसे। आज क्लास हमने थोड़ा जल्दी करा है, मतलब जल्दी इन द सेंस कि पढ़ने में थोड़ा जल्दी करा है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ने का समय नहीं दिया है, तो आप इसको रोक रोक के पढ़ना है ना, आराम से समझना। पहले आप खुद पढ़ना पोज करके और फिर स्टार्ट करना। लॉर्ड है ना, ये कोई बंदा है, डबल डॉट लगा हुआ है, देखो ये डबल डॉट लगा हुआ है। लॉर्ड कोई बंदा है, उसने क्या कहा कि आई कीप अ जर्नल, आई कीप अ जर्नल एंड राइट, मतलब मैं जर्नल एक लिखने की चीज़ आती है बेटा, जर्नल होता है वो लिखने की एक चीज़ आती है ना, जिसमें इंटरव्यू वगैरह ये सब छपते हैं, जिसमें इंटरव्यू वगैरह ये सब छपते हैं। क्लियर है? हाँ, तो आई कीप ए जर्नल, मैं एक जर्नल रखता हूँ मेरे पास में, और राइट लिखता हूँ इन इट, उसके अंदर मैं लिखता हूँ फेयरली, फेयरली और रेगुलरली, फेयरली रेगुलरली मतलब मैं बड़े सही तरीके से उसमें लिखने की कोशिश करता हूँ जब भी मैं लिखता हूँ। आई गेट अ लॉट ऑफ, आई गेट अ लॉट ऑफ माई पोइम्स, मैं मेरी बहुत सारी पोइम्स आउट ऑफ इट, इसमें से निकालता हूँ। मैं मेरी बहुत सारी पोइम्स भी जर्नल्स में से निकाल लेता हूँ। मैं मेरी बहुत सारी जो पोइम्स होती है वो पोइम्स भी इसी में से निकाल लेता हूँ। इट इज़ लाइक, ये ऐसा है जैसा कि द रॉ मटेरियल, मतलब ये जो जर्नल्स है वो रॉ मटेरियल है फॉर माई पोइम्स, मेरी कविताओं के लिए। मेरी कविताओं की जो थीम होती है, मेरी कविताओं के जो पॉइंट्स होते हैं, मेरी कविताओं की जो बातें होती है, मेरी कविताओं की जो सोच होती है, वो सब की सब मुझे यहाँ से मिल जाती है। समटाइम्स कभी कभी तो आई एम ब्लेस्ड, मैं बड़ा आशीर्वाद फील करता हूँ विद ए पोइम, किसी पोइम के साथ में। दैट कम्स, जो आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ ए पोइम, जो पोइम के रूप में ही, पोइम के रूप में ही बन जाती है। बट अदर टाइम्स, लेकिन कभी कभी तो आई हैव वर्क फॉर 2 years, एक पोइम लिखने के लिए मुझे 2 years काम करना पड़ता है ऑन ए पोइम। एक पोइम के ऊपर कभी कभी तो मुझे 2-2 साल काम करना पड़ता है। फॉर मी, मेरे लिए देर आर 2 very बेसिक एंड डिफरेंट प्रोसेस, मेरे लिए बताया जा रहा है कि देर आर 2 very बेसिक और डिफरेंट प्रोसेस है फॉर रिवाइजिंग माई पोइट्री, मेरी पोइट्री को रिवाइज करने के लिए मेरे पास में 2 बेसिक और डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। वन इज़ रिकग्नाइजिंग, पहली तो है रिकग्नाइज करो, पहली तो क्या है, रिकग्नाइज करो, पहचानो दैट ए पोइम हैज़ नॉट यट, कि वो पोइम अभी तक नहीं बनी है, बिकम इटसेल्फ, कि पोइम अभी तक नहीं बनी है, ऐसा कुछ। और दूसरा है आई मीन, मेरा मतलब है कि द फीलिंग द ट्रूथ, द फीलिंग द ट्रूथ, सत्य की फीलिंग, द पोइम इन एंकर्ड, जो पोइम है एंकर्ड के अंदर, इज सम हाउ नॉट क्लियरली क्लेरिफाइड, पोइम क्लेरिफाइड नहीं होती है मेरे अंदर, कभी कभी तो पोइम मेरे अंदर क्लेरिफाई होती नहीं है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इट लैक्स, क्या कर देता है, इट लैक्स समथिंग, किसी चीज़ को, किसी बात, किसी पॉइंट को लैक कर देता है। इट हैज़ टू बी रीफेल्ट, ये दोबारा से फेल्ट की जाती है। देन देर इज़ द अदर प्रोसेस, और अदर प्रोसेस भी है विच इज़ ईजियर, जो ईजी भी है। द पोइम इज़ इटसेल्फ, जो पोइम है वो अपने आप में, जो पोइम है वो अपने आप में क्या, अपने आप में क्या पता नहीं। इट हैज़ रफ एज, इट हैज़ रफ एज, ये रफ एजेस है दैट नीड टू बी रिफाइंड, जिनको रिफाइन करना होगा, जिनको सही करना होगा। दैट काइंड ऑफ रिवीजन, इस प्रकार का जो रिवीजन है उसके अंदर मिला होता है, इन्वॉल्व होते हैं। पिकिंग, उसके अंदर पिकिंग इन्वॉल्व होता है। द इमेज दैट इज मोर पोटेंट और टेलरिंग इट, जो मोर पोटेंट और टेलरिंग होती है वो इसके अंदर पिकिंग और इन्वॉल्व होती है, ताकि इट कैरीज, इसको कैरी किया जा सके, इसको ले जाया जा सके फीलिंग्स तक। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उनमें जुड़ी हुई रहती है, उनको हमें फीलिंग्स में कन्वर्ट करना होता है, फिर उनसे हमें फील करना होता है, और फील करके हमें पोएम को लिखना होता है। दैट इज़ एन ईजियर काइंड ऑफ री राइटिंग, ये ईजियर काइंड ऑफ री राइटिंग है एंड री फीलिंग है। ये री फीलिंग और री राइटिंग का ईजियर वे है, ईजियर काइंड है। ऐसा ऐसा करके कोई पॉइंट लिखा हुआ है, चलो सर समझते हैं क्या है। फ्रॉम वेयर कुड दिस अकाउंट हैव बीन टेकन, ये जो अभी अपन ने अकाउंट पढ़ा, ये जो अभी अकाउंट अपन ने पढ़ा, ये जो बातें जो अपन ने पढ़ी वो किस में से ली गई है? ये एक ऐसे है, एक इंटरव्यू है, एक न्यूज़पेपर है, कि एक जर्नल है, क्या चीज़ है ये?
है ना। बेसिकली वैसे तो ये इंटरव्यू होता है कुछ इस तरीके का, लेकिन जर्नल की बात आ रही तो सर हम जर्नल पे फोकस करेंगे, यहाँ ए ऑप्शन की बात हम करेंगे, है ना। कुछ किताबें मतलब कुछ इसके आंसर इंटरव्यूज़ बताए जाते हैं, कुछ जर्नल्स बताए जाते हैं, ये बेसिकली मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो हमारे पास में जर्नल की बात आई है तो हम इसको एक बार जर्नल के रूप में ही लेंगे, तो ए ऑप्शन इसमें हम सही करेंगे। लॉर्ड इज़ प्रोबेबली ए, लॉर्ड क्या है, प्रोबेबली एक पोइट है कि नॉवलिस्ट है कि ड्रामेटिस्ट है कि पेंटर है। जो ये लॉर्ड नाम का जो बंदा है ये जनरली है क्या, तो सर हमें पोइट की बात की गई है, उसने पोइम 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 की बात की है, तो ये पोइट है। अनदर वर्ड इन द सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ के अंदर जो अनदर वर्ड है, दूसरा जो संसार है, उसमें री राइटिंग का क्या मतलब है, उसमें री राइटिंग का क्या मतलब है, अनदर वर्ड में री राइटिंग क्या है ना। दूसरे पैराग्राफ में जो री राइटिंग आया है उस री राइटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे आया ना ये री राइटिंग, ये री राइटिंग का मतलब क्या है। री राइटिंग एंड री फिलिंग इसकी एन ईजियर काइंड ऑफ, एक ईजियर काइंड है ये री राइटिंग का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो री राइटिंग का मतलब होता है एक प्रकार से रिवाइज करना, किसी चीज़ को क्या करना, एक तरीके से रिवाइज करना। तो सर रीफिलिंग, री राइटिंग का मतलब रीफिलिंग है नहीं, रिकॉग्नाइज है नहीं, पिकिंग है नहीं सर, री राइटिंग का मतलब है रिवाइज करना, किसी चीज़ को क्या करना भैया, रिवाइज करना। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, रिवाइज करना, किसी चीज़ को क्या करना, रिवाइज करना। अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है इन रिवीजन, रिवीजन के अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। हर वर्क्स आर, उनके वर्क्स क्या, वो कॉम्प्लेक्स एंड कन्फ्यूजिंग होती है, क्लियर येट डिफरेंट होती है, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स होती है, इजी एंड एंकर्ड होती है। कैसी होती है, कैसी होती है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन रिवीजन हर वर्क आर, क्या है, किस तरीके की होगी, पढ़िए एक बार, यहाँ से पढ़ते हैं एक बार, है ना। देन देर इज द अदर प्रोसेस विच इज़ ईजियर, देन इट हैज़, देन देयर इज़ द अदर प्रोसेस विच इज़ ईजियर, जो ईजियर भी है ना, ईजियर भी है। द पोइम इज इट सेल्फ, पोइम अपने आप में, बट इट हैज़ रफ एजेस भी होते हैं दैट नीड टू बी रिफाइंड, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको रिफाइंड करना पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ रिवीजन, इस प्रकार का जो रिवीजन है उसमें इन्वॉल्व होता है पिकिंग द इमेज दैट इज़ मोर पोटेंट है और टेलरिंग है, इट सो दैट इट कैरीज द फीलिंग दैट इज़ एन ईजियर काइंड ऑफ री राइटिंग एंड री फीलिंग, दैट इज़ ईजियर काइंड ऑफ री राइटिंग एंड रीफिलिंग, ये रीफिलिंग का और री राइटिंग का एक ईजियर वे है। तो क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार द टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिवीजन हर वर्क, रिवीजन में क्या चीज़ ज़रूरी है, रिवीजन में क्या चीज़ ज़रूरी है, कॉम्प्लेक्स एंड कन्फ्यूजिंग होना, द पोएम इज इट सेल्फ बट इट हैज़ रफ एजेस दैट नीड टू बी रिफाइंड, दैट काइंड ऑफ रिवीजन इन्वॉल्व picking the image that is more potent or tailoring it so that it carries the feeling that is an easier kind of rewriting or refilling, क्या चीज़ होनी चाहिए, there is the other process which is easier, the poem is itself but it has through edges need to refine, the kind revision involve picking the image that is more potent। अगर अपन पिकिंग को लगाते हैं, अगर हम पिकिंग को लगाते हैं तो पिकिंग के लिए बोला जा रहा है कि पिकिंग द इमेज दैट इज़ मोर पोटेंट और टेलरिंग है, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। तो फिर क्या होगा, मोर पोटेंट, दैट काइंड ऑफ रिवीजन इन्वॉल्व हैज़ रफ एजेस, एक मिनट यहाँ से पढ़ते हैं, इन अदर वर्ड्स आई मीन दैट द फीलिंग द ट्रूथ दैट द पोएम इज एंकर्ड, एक मिनट दोबारा से पढ़ते हैं बेटा, है ना। फॉर मी देर आर टू वेरी बेसिक, हाँ ये आ गया टू, देखो पढ़ने से पता चलता ही है। फॉर मी मेरे लिए, फॉर मी मतलब अकॉर्डिंग टू ऑथर, अकॉर्डिंग टू राइटर, फॉर मी मेरे लिए देर आर टू वेरी बेसिक एंड डिफरेंट प्रोसेस, मेरे लिए दो बेसिक और डिफरेंट प्रोसेस है रिवाइजिंग करने के लिए, और क्वेश्चन में भी यही था, रिवाइज करने की बात थी। क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं एक बार, है ना। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द टू प्रोसेस इन्वॉल्व रिवीजन हर वर्क, रिवीजन की बात है ना, रिवीजन की बात। फॉर मी मेरे लिए देर आर टू वेरी बेसिक एंड डिफरेंट प्रोसेस फॉर रिवाइजिंग माई पोएट्री, वन इज रिकग्नाइजिंग दैट अ पोइम हैज़ नॉट येट बिकम इटसेल्फ, ये आया था ना, पोइम हैज़ नॉट येट बिकम इटसेल्फ,
In other words, I mean that the feeling, the truth that the poem in anchored in and somehow not clearly clarified inside of me, and as a result it lacks something. ये यहाँ से लगाकर इसके बीच में आंसर है ना, इसके बीच में आंसर है। एक बार अपन क्वेश्चन देखते हैं। अनदर वर्ड, अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार द टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिवीजन हर वर्क। कॉम्प्लेक्स एंड कन्फ्यूजिंग नहीं आया, क्लियर येट डिफरेंट आया है, डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स नहीं आया, ईजी एंड एंकर आया है। या तो बी ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है ना। दोबारा से देखते हैं। फॉर मी देर आर टू वेरी बेसिक and different process for revising my poetry. One is recognizing that a poem has not yet become itself. Poem has not yet become, poise has not yet become। तो yet तो आया है, लेकिन यहाँ पर clearly yet different, तो बी ऑप्शन तो नहीं है, बी ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नॉट येट बिकम इट सेल्फ। इन अदर वर्ड्स, आई मीन दैट द फीलिंग, द ट्रूथ दैट द पोइम इन एंकर्ड, पोइम को एंकर्ड किया जाए इन, नॉट क्लियरली क्लेरिफाइड इन साइड ऑफ मी, एंड एज ए रिजल्ट इट लैक्स समथिंग, देन इट हैज़ टू बी रिफ्लेक्ट, है ना। तो भैया यहाँ जो आंसर होना चाहिए वो तो फिर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर है ईजी एंड एंकर्ड, ईजी एंड एंकर्ड। तो ये इस प्रकार से हमने आज बेसिकली छः पैराग्राफ करे हैं, क्योंकि कल एक पैराग्राफ रह गया था टाइम के अकॉर्डिंग। तो हमने 6 पैराग्राफ कर लिए। मतलब बच्चों, हमने 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 और 21 से 25 और 26 से 30, मतलब हम 30 पैराग्राफ अभी तक कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा कारवा है। हमने कोशिश करी है रीडिंग पावर बढ़ाने की, और मैं चाहता हूं कि आप डेली रीडिंग करें। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 54 नंबर की क्लास आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार जानदार लेवल की ये क्लास होगी अपनी। और सभी इस प्लेलिस्ट से जुड़े, चेक प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए बेस 2025। इस नंबर पे कोई नया बच्चा है तो मुझे मैसेज करें, क्योंकि अपन इस नंबर पे जुड़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगा थोड़े दिनों बाद में। और दूसरी बात, अपना टेलीग्राम का ग्रुप है इंग्लिश बैकबोन, उस पर भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। रीडिंग एबिलिटी बढ़ाइए, अपनी रीडिंग एबिलिटी को बहुत ज़बरदस्त लेवल पे फोकस कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए, हर किसी चीज़ के लिए आपको रीडिंग एबिलिटी करनी पड़ेगी, और 31 नंबर का पैसेज आपको कल देखने को मिलेगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैंने पूरी मेहनत की है आप लोगों को समझाने के अंदर और इस क्लास को रिकॉर्ड करने के अंदर, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, 47-48 मिनट की क्लास है। विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।